स्वागत है हार्ट ऑफ साइंस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन और समझेंगे फ्रिक्शन होती क्या है और फ्रिक्शन किस टाइप की फोर्स है, उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। अगर आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अगर जिस बच्चों को आता है ये सब तो वो वीडियो मत देखें और वो हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट कर लो। एक ब्लॉक है, मान लीजिए यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.2, यहाँ पे इसका मास है 2 kg। आप बताइए ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन फोर्स कितना है। जो फोर्स लग रही है 2 न्यूटन की, ठीक है। अगर मालूम है तो आपको देख के टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं होगा और वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हम लोग पहले वाले फ्रिक्शन, हम लोगों ने पहले, आप लोगों ने कभी नाम सुना भी होगा ना सुना होगा, वीडियो से जुड़े थे। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? A body continue its state, rest or uniform motion until it is not complicated by some external force। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा होगा, जानते हैं तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं, तो देखिएगा, नहीं हो सके तो हमारा वीडियो देख लीजिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना दिया जाए। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ये बताया था फोर्स एक फैक्टर है जो क्या करता है, स्टेट चेंज करता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना डाला जाए, वो बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट ही में रहेगा। और फोर्स नहीं है तो नेट फोर्स अगर 0 है, मगर हम लोग देखते हैं और बोला कि अगर कोई बॉडी को अगर हम लोग मूव में डाल दें, मोशन में डाल दें, तो वो यूनिफॉर्मली मूव करेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है अगर कोई बॉडी मोशन में तो यूनिफॉर्मली मूव करने चले जाएगा। और हम लोग माजी जिंदगी में देखते हैं, हम लोगों ने लिया कोई ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन से पुश किए, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा आगे जाके क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट वो ब्लॉक क्या होता है, रुक जाता है। ये ऐसा क्यों? यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत हो गया क्या? यहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ गलत है? am I करेक्ट और नॉट? नहीं, न्यूटन फर्स्ट लॉ गलत नहीं है, न्यूटन फर्स्ट लॉ सही है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था, कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना डाले। अब हम लोगों ने कोई बॉडी को जब पुश किया ना भैया, तो वो बॉडी थोड़ा आगे गया, आगे गया तो रुका क्यों? उसको पीछे से फोर्स आता है जो रोकता है, उसका नाम हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या? फ्रिक्शन एक काइंड ऑफ फोर्स है। अगर कोई बॉडी मोशन में जा रहा है उसको रोकेगा, या मोशन की टेंडेंसी है तो क्या करेगा, रोकेगा। अगर यहां तक आप लोग नोट कर चुके तो नोट कर लीजिए, नहीं किए मैं इसको रफ करता हूं। मस्ट फ्रिक्शन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा फ्रिक्शन एक तरह की फोर्स है जो क्या करती है, मोशन को रोकती है, रिलेटिव मोशन को रोकती है। मोशन की टेंडेंसी, जरूरी नहीं कि जहां पे मोशन वहां पे फ्रिक्शन आती है। आप किसी चीज को पुश करें, वो आगे क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहां पर भी फ्रिक्शन है। क्योंकि मैं इसको आगे कर रहा हूं, मैं इसको अगर कोई चीज को धक्का ले रहा हूं, कोई चीज को, वो आगे क्यों नहीं जा रहा है, ये घर आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि उसको फ्रिक्शन रोक के। फ्रिक्शन क्या है, लिख सकते हैं हम लोग, फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक काइंड ऑफ फोर्स है जो क्या करती है, पॉजिटिव रिलेटिव मोशन करती है। फ्रिक्शन opposes relative motion और टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या बोला? फ्रिक्शन एक काइंड ऑफ फोर्स है जो क्या करती है, मोशन को अपोजिट करती है या रिलेटिव मोशन को। जैसे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने बोला अगर कोई बॉडी को पुश कर दो तो आगे जाके क्या होती है, रुकती है। तो कौन रोका इसको? फ्रिक्शन। मान लीजिए इसको फ्रिक्शन रोक दिया, यहाँ पे काइनेटिक लगी। अगर हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन में काइनेटिक और स्टैटिक्स क्या होती है,
मैंने किसी बॉडी को पुल किया, पुश किया तो बॉडी, या पुल कर लिया, मान पुश करते हैं 5 न्यूटन से, मैंने देखा ये बॉडी यहीं पे, क्यों? यहां पर एक फोर्स आ रही है जिसका नाम है फ्रिक्शन, उसको रोक देगी। तो फ्रिक्शन क्या है? एक काइंड ऑफ फोर्स है जो क्या करती है? अपोजिट करेगी रिलेटिव मोशन को या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सब उस फैक्टर को हम लोग जानते हैं, ठीक है? फिक्स फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर ऑन विच फ्रिक्शन डिपेंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन। मेरे हिसाब से आप लोग जानते होंगे नॉर्मल रिएक्शन क्या है। नॉर्मल रिएक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ब्लॉक डाला, तो क्या है? मास है, मास को नीचे कौन डाल रहा है? mg। ये बॉडी नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि इसको एक फोर्स आ रही है ऊपर से जो इसको नेट फोर्स को बॉडी को इक्विलिब्रियम पे डाल दे रही है, उसका नाम क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रही है? mg के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये क्या हो रहा है? नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जा रहा है? 0। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? mg के। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? mg के। और फ्रिक्शन डिपेंडेंट किसके ऊपर है? नॉर्मल रिएक्शन के। हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रिक्शन को, ये हाफ से डोनेट करते हैं। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो बॉडी क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा होगा। बॉडी का हमेशा फ्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड नंबर फैक्टर, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। रफनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहला नॉर्मल रिएक्शन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा क्या? रफनेस ऑफ सरफेस। अगर सरफेस जितना ज्यादा रफ है उतना हम लोग क्या होता है? मुश्किल होता है। सरफेस अगर स्मूथ है तो बॉडी देखिए ज्यादा जल्दी स्लाइड करता है। हम लोग जब स्मूथ सरफेस पे चले तो हम लोग क्या होता है? स्लिपिंग होती है। क्यों होती है? आप समझ ही चुके होंगे। फ्रिक्शन क्या करिए? वहां पे कम है। फ्रिक्शन अगर वहां पर कम है तो क्या होगा? वहां पे स्लिपिंग ज्यादा होगी। हम लोग क्या होंगे? ज्यादा स्लिप करेंगे क्योंकि मोशन को कोई रोक रहा नहीं होगा। अगर रफनेस ज्यादा है किसी रफ जमीन पे, आप किसी चीज को पुश कीजिए वो आगे जल्दी नहीं बढ़ेगा। क्यों? वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड की? नंबर 1 फैक्टर, फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। नंबर 3 फैक्टर, यहां तक आप लोग बता लीजिए, रफ करता हूं। नंबर 3 फैक्टर, एरिया कवर बाय पार्टिकल। एरिया ऑफ कांटेक्ट। इसका मतलब आप लोग मत समझ लीजिएगा, कुछ लोग गलत समझ लेते हैं। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए बॉडी यहां पे, इसका मास है हमें, ठीक है। दूसरा बॉडी हम लोग लेते हैं, अनदर बॉडी। बड़ा किसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा? फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा? हम लोगों ने पढ़ा फ्रिक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। नॉर्मल रिएक्शन अगर बढ़ाइए फ्रिक्शन बढ़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन किसके ऊपर यहां पे डिपेंड कर रहा है? mg के ऊपर। mg जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा, ठीक। बट यहां पर तो नॉर्मल रिएक्शन मास इक्वल नहीं है। यहाँ पे ये मत सोच लीजिए मास इक्वल है। देखिए ये बॉडी ज्यादा कांटेक्ट में है, आप इसको धक्का दीजिएगा ना, आपको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा पुश करने पे। अगर इस बॉडी को पुश कीजिएगा थोड़ा कम प्रॉब्लम होगा। क्यों? यहाँ पे कांटेक्ट में सरफेस कम है। मतलब ज्यादा फैक्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। पहले जो हम लोग पहले दो फैक्टर वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए क्या? पहला नॉर्मल रिएक्शन में करेगा, दूसरा क्या आपका इस पे रफनेस पे करेगा। और स्मूथ सरफेस अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। हम लोग बुक में स्मूथ सरफेस जहां पे लिख दिया जाए वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। हम लोग समझते हैं फ्रिक्शन का और आगे कहानी बनाते। हम लोग ने पढ़ा फ्रिक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल हटाइए, यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे म्यू आया,
क्या, म्यू। म्यू क्या कांस्टेंट है। फ्रिक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर में, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स टू टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन दूसरा, काइनेटिक देखिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या उस पे हम लोग पुश कर रहे, वो बॉडी मूव नहीं कर रहा है, वहां पे जो फ्रिक्शन जो रोक रही है उसको मैंने क्या बोला, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। फ्रिक्शन तभी होगा जब बॉडी मोशन में आएगा, उसको रोकेगा। बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स को दे रहे हैं तो वहां पे भी फ्रिक्शन उसको रोकेगा। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी पे अगर टेंडेंसी है किसका, रिलेटिव मोशन का, तो वहां पे एक्ट करेगी कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जहां पे बॉडी अगर मोशन में आ चुकी है वहां पे कौन फ्रिक्शन एक्ट करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं, इट इज इफेक्टिव बिफोर द मोशन। ठीक है, ये कभी इफेक्टिव है, ये लिख सकते हैं। जो फ्रिक्शन हम लोग का मोशन में, अगर मोशन को अपोजिट करें, वो क्या होगा, मूविंग बॉडी को काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इट इज अ फ्रिक्शन, इट दिस फोर्स opposes relative motion when body is in motion। ठीक है, क्या बोला, दिस फोर्सेस oppose relative motion when the body is in motion। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, एक और पॉइंट लिख सकते इसको ऊपर में, सेल्फ एडजस्टेबल होती है। स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्या, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। मान लीजिए किसी को फोर्स दिए, मान लीजिए 5 न्यूटन दिए, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ना, लिमिटिंग जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, वो मान लीजिए यहाँ पे है ना 10 न्यूटन, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ जाएगी 5 न्यूटन की हो जाएगी, रोकेगी उसको। मान लीजिए यहाँ पे आपने 20 न्यूटन की ली फोर्स दी, 10 न्यूटन की, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 10 न्यूटन है। एफ एल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की 10 न्यूटन है। अब क्या करेगी, फ्रिक्शन को रोकेगी, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी आ जाएगी, एफ एस आपका क्या होगा 10 न्यूटन। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर दे तो यहाँ पे बॉडी में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। क्यों, अगर लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करती है तो बॉडी किसमें होगी, मोशन में। अगर मोशन में कौन फ्रिक्शन एक्ट करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या काम है, अपोजिट करेगी रिलेटिव मोशन को, जब बॉडी क्या होगी, मोशन में। अगर बॉडी का लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस हो जाए, अगर फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी हो जाएगी, क्या होगी, बॉडी मोशन में आएगी। अब मोशन में आने से कौन फ्रिक्शन आ जाएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी, खराब हो जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक है, लिमिटिंग वैल्यू से कम या लिमिटिंग वैल्यू तक लिख सकते हैं यहां से हम लोग। अब बताइए आप लोग से एक सवाल है, यहां आप लोग नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद सवाल आप लोग मैं रफ कर लेगा उसको। बताइए क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन
इन दोनों में किसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन? सोचिए। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए अगर कोई बॉडी रेस्ट पे फ्रिक्शन पीछे से आके लिमिटिंग वैल्यू हम लोग ले लिया एफएल, कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन, आगे हम लोग सीखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, आप किसी बॉडी अगर रेस्ट पे आप उसको ऊपर अगर फोर्स दे रहे, क्या आप उसको ऊपर फोर्स अप्लाई करें, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे रहती है ना, आपको ऑब्जर्व किए होंगे उसको मोशन में लाना मुश्किल होता है, बट जब बॉडी मोशन में आ जाती है उसको लेके जाना मुश्किल नहीं होता है। कोई सामान अगर रेस्ट पे आपको ज्यादा फोर्स देना पड़ता है उसको मोशन में लाने के लिए, मगर अगर बॉडी अगर आपका मोशन में आ जाती है उस जगह पे क्या होती है, फोर्स कम देना पड़ता है। क्यों? फ्रिक्शन कम हो जाती है। क्यों? जब बॉडी रेस्ट पे है तो कौन फ्रिक्शन एक्ट किया, किस टाइप का फ्रिक्शन एक्ट किया, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब ज्यादा है, इससे क्या प्रूफ हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? जब बॉडी रेस्ट पे है तो कौन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, हम लोग को रेस्ट वाला बॉडी को मोशन में लाने के ज्यादा फोर्स देना पड़ता है। मानो ये बॉडी है, इसके ऊपर हम लोग फोर्स देते हैं बहुत, अगर 10 न्यूटन दे रहे हैं, अगर मोशन आए ना हम लोग इसके ऊपर 8 न्यूटन फोर्स देना पड़ता है, मान लीजिए 6 देना पड़ता है। क्यों? जब कोई भी खुद आप जॉब कीजिएगा लाइफ में, कोई भी चीज को अगर धक्का दे तो आपको फोर्स मैक्सिमम देना पड़ता है, अगर बॉडी मोशन में आ जाए उसको ले जाने में उतना फोर्स नहीं लगता। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाती है। यहां से हम लोग एक चीज कैलकुलेशन कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफएल मतलब एफएल मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, अगर आप इससे ज्यादा फोर्स दो तो बॉडी मोशन में आ जाए तो वो किससे बड़ी होगी, इसको लोग बोलते हैं लिमिटिंग, मतलब इससे ज्यादा फोर्स दो तो बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में। किससे ग्रेटर देन होगी, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन से। क्यों? मोशन में लाने के बाद बॉडी को पुल करना या पुश करना उतना टफ नहीं होता है, इसलिए क्या हम लोग लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आगे लोग बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन को मेजर कैसे करें, मैंने तो कर लिया। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एल। डायरेक्टली स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने नहीं बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टेबल है। मैंने पहले हम लोग एफ एल समझते हैं, इसको बोलते हैं, अभी मैंने पहले भी लिखा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग इज एफएल वाले लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन को, वो क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। इससे ज्यादा फोर्स दो तो बॉडी मोशन में आएगी, तब एक्ट कौन करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन ने किससे करा। अब जो ये होती है ना मैक्सिमम वैल्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन की। पहले हमने उसी बोल दिया था कि फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्शन में स्टैटिक नहीं होती बच्चे। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है ये सेल्फ एडजस्टेबल होती है। अगर आप मान लीजिए लिमिटिंग वैल्यू से कम फोर्स दे रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू प्रोपोर्शनल होती है किससे, हरारी प्रोपोर्शनल, म्यू आएगा एन आएगा। मान लो ये 5 kg का बॉडी है, 5 kg है या 5 m मान लो, ठीक है, केजी ले लेते जरा बेटर रहेगा। 5 kg का बॉडी टेस्ट में, मतलब इसके ऊपर नीचे क्यों ना एक्ट कर रहा होगा, mg, मतलब mg का वैल्यू कितना होगा 5 × 10, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, 90.8 नहीं 50। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रही है ऊपर 50 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस कर रही है तो ना बॉडी रेस्ट में, मतलब बॉडी को नीचे जाना चाहिए, ग्रेविटी टान रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगी, जो एक कांटेक्ट फोर्स है परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, वो भी किसके इक्वल होगी 50 न्यूटन। यहाँ पे हम लोग को जो म्यू का वैल्यू ना गिवन है, मान लीजिए यहाँ पे गिवन है 0.2। हम लोग जानते हैं लिमिटिंग वैल्यू लिख सकते हैं फ्रिक्शन का, एफ एल इज इक्वल टू 0.2 × 15। देखिए 5 2 10, 5 2 नहीं इजी करते हैं, अब तो वो टफ होगा, 2 से पॉइंट हटा नीचे आ गया 50, ठीक है 10 न्यूटन, कितना है 10 न्यूटन। इससे ये मालूम चला अगर आप बॉडी में 5 न्यूटन का फोर्स दोगे, मान लो 5 न्यूटन से आप बॉडी को पुल कर रहे हो, तो क्या होगा बॉडी, इसमें फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन वो भी 5 न्यूटन की होगी, क्योंकि हमने पहले ही जाना
स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है क्या होती है, सेल्फ एडजस्टेबल होती है, जितना फोर्स उसका लिमिटिंग वैल्यू से कम उतना लोग अपने आप को अपना लेगी। मान लो यहाँ पे 5 लगा लो, 6 न्यूटन ले लो, यहाँ पे क्या होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी बोलिए, 6 न्यूटन। मान लो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, यहाँ पे कर दो 7 न्यूटन, ये क्या करेगी 7 न्यूटन डाल देगी। उसी तरीके से 8 डालो, 8 डाली, 9 डालो, 9 डाली, 11 डालो तो 11 न्यूटन। अब बनाओ यहाँ पे क्या होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। आप यहाँ पे देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना रिटेन, अब यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं होगी, बॉडी मोशन में आ जाएगी और यहाँ पे क्या आएगा एफ के, ना कि एफ एस। स्टैटिक फ्रिक्शन का यहाँ पर हिस्सा खत्म हो चुका, क्यों यहाँ पे अब बात आएगा क्योंकि ये लिमिट वैल्यू को स्टैटिक फ्रिक्शन की क्रॉस कर दिया इस फोर्स ने। क्या हमारी लिमिटिंग वैल्यू कितना थी, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन, कितना थी 10 न्यूटन। यहाँ पे बॉडी में कितना न्यूटन फोर्स बढ़ रही है 11 न्यूटन, मतलब 1 न्यूटन क्या फोर्स जा रहा है, मतलब बॉडी क्या होगी अब मोशन में आ गई। क्यों देख लीजिए एक्सीलरेशन हम लोग निकाले क्या होता है, नेट फोर्स बाय नेट मास 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, 1/5 को डिवाइड ले लीजिए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे क्या मान चला, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से हम लोग पहले जितना भी फोर्स अप्लाई करें लिमिटिंग वैल्यू से अगर वो कम है तो क्या होगी, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी उसको एडजस्टेबल कर लेगी, अपने अपना लेगी और क्या करेगी नहीं कि फोर्स पीछे अप्लाई करके उसको मोशन को रोकेगी। अगर फोर्स लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर दे तो बॉडी किस में आ जाएगी मोशन पे, यहाँ पर अब एक्ट करने वाली फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, ना कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। हम लोग यहाँ पे इसको रफ करते हैं, आप उठाना चाहे उठा सकते हैं, ठीक है। हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं कुछ देखते हैं, मतलब तो काइनेटिक फ्रिक्शन को ऊपर करेंगे, मतलब बॉडी मोशन में क्या मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है होगी जब बॉडी मोशन में होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगी। व्हेन द बॉडी इज in motion then kinetic friction का काम क्या था, अपोजिट रिलेटिव मोशन को, फ्रिक्शन will opposes relative motion ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, मतलब वहाँ नॉर्मली हम लोग आगे लिखेंगे तो आगे क्या पढ़ा सकते हैं, म्यू किसको पर डिपेंड कर रहा है, जिस तरह से मैंने आपको बताया फ्रिक्शन डिपेंड करती है रफनेस ऑफ सरफेस नॉर्मल रिएक्शन, उसी तरीके से म्यू भी उसी पे डिपेंड करती है। रफ जितना होगा उतना ज़्यादा होगा, रफनेस ऑफ सरफेस। हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, म्यू का वैल्यू जो होगा ना यहाँ पे ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन में तो कम होता है इस तरीके के कंपेयर में। म्यू वैल्यू बिलोंग 0 से हमेशा म्यू क्या होगा ग्रेटर देन होगा और 1 से हमेशा क्या होगा लेस देन होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यू का वैल्यू क्या होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा इसको प्रोपोर्शनल होती है, म्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है रफनेस ऑफ सरफेस। काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें, क्वेश्चन ले लेते हैं एक, ठीक है। कोई बॉडी मान लो कोई बॉडी है उस पर 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ पर है मास 5 kg, मास आपका है 2 kg, म्यू का वैल्यू है 0.1। अब बताइए यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। सॉल्व करते क्वेश्चन को, ऊपर का आप लोग उतार लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उतार लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, म्यू का वैल्यू गिवन है, हम लोगों ने पहले पढ़ा
फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, नॉर्मल रिएक्शन के। फॉर्मूला क्या आया, फ्रिक्शन जो होगी म्यू एन होगी। एन देखो यहाँ पे नीचे कनेक्ट कर रहा है 2 kg तो 2g mg mg। अब देखो ये बॉडी नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया, फ्रिक्शन यहाँ से एक्ट करेगी। अब देखो इसको कोई फोर्स बैलेंस कर रही है ना ऊपर, वो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। ये किसकी इक्वल होगी, नहीं मैग्नीट्यूड की होगी, इसीलिए नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। ठीक, ये कितना हुआ 2g। ठीक है, अब एफ की हम लोग लिखते हैं। अब म्यू का वैल्यू कितना था 0.1, एन का वैल्यू क्या है 2g, जी का वैल्यू 10 ले लो, 2 इंटू 10। अब यहाँ पे आया फोर्स कितना आएगा 1 इंटू 2 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। एक्सेलरेशन आप लोग लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, देखिए आगे की तरफ 15 न्यूटन की फोर्स डाल रही है, क्या कितना न्यूटन की फोर्स है 15 न्यूटन। पीछे की तरफ एफ के कितना की है लोग निकालना है क्या 2 न्यूटन। 2 न्यूटन फोर्स उसको पीछे से टान दी, 15 न्यूटन फोर्स आगे से टान दी। बॉडी का मास कितना है 2 kg, मतलब देखिए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है 15 में से 2 माइनस कर दीजिए 13 न्यूटन उसको आगे की तरफ लेके जा रही, 13 बड़ा है, गिर जाएगा। अब देखिए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, नेट फोर्स बाय नेट मास। हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था। ठीक है, अब बता दिए नेट फोर्स कितना है 15 माइनस 2। इक्वेशन से भी अपन निकाल सकते हैं, और जहां से इजी पड़ेगा वहां हम लोग करेंगे बाई 2। रही कितना आएगा 13 बाई 2 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 से के 12 डिवाइड ले लो, ले सकते हो, 2 से के 12 काट दिया 1 बचा, 2 पंचे 10, 6.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हुआ एक्सेलरेशन। हम देखो क्या बोला, 2 kg को कोई बॉडी है वो रेस्ट पर है, उसको पर 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई किया गया, तो बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। हम लोगों ने पहले बोला कि जो यहाँ पर नॉर्मल बॉडी रिएक्शन नीचे की तरफ एक्ट कर, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल होगी 2g की, क्योंकि मास कितना है 2, g कितना, g हमेशा g ही रहेगी, नीचे की तरफ नॉर्मल एक्ट कर रही है। हम लोगों ने लिखा नॉर्मल रिएक्शन 2g की इक्वल, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.1, म्यू की वैल्यू गिवन है। हम लोगों ने म्यू की वैल्यू को पुट कर दिया, फार्मूला पे पुट करने पे हम लोगों को मिला 2 न्यूटन। हम लोग बोला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला था नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स बैठाया, नेट फोर्स कितना हुआ, इधर 15 न्यूटन आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से 2 न्यूटन, बचा कितना 15 माइनस 2 13 को 2 से डिवाइड किया मास से, तो कितना आया 6.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आहिस्ता आहिस्ता लेवल करेंगे। एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी मास है 5 kg। ठीक है, इसको ऊपर एक रफ सरफेस पे रखी हुई है, रफ होना चाहिए बच्चा, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होती है। फिजिक्स का बॉडी में, दुनिया में हर जगह फ्रिक्शन होती है, मगर फिजिक्स में जहां पे बोल दिया जाए स्मूथ सरफेस वहां पे फ्रिक्शन नहीं मानी जाती है। हम लोगों ने न्यूटन ऑफ मोशन में जहां भी पढ़ा है स्मूथ सरफेस मान के ब्लॉक एंड ब्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व किया। 5 kg है, म्यू की वैल्यू गिवन है 0.5 म्यू का वैल्यू ले लो, नहीं 0.5 मत लो, ले लो 0.2। अब फोर्स आपको पर अप्लाई और यहाँ पे 20 न्यूटन। अब बताइए यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी। दूसरा बात एक्सेलरेशन कितना होगा, कोशिश कीजिए, बस करके ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा फिर मैं बनाऊंगा। ठीक, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे गिवन था नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन की किसके इक्वल था 5g, क्योंकि ये बैलेंस पे है। हम लोगों ने पढ़ा नॉर्मल रिएक्शन हम लोग को मिल गया 5g के इक्वल। अब बताइए अगर कोई बॉडी को फोर्स आगे से टान रही है, बॉडी में फ्रिक्शन क्या, कोई बॉडी है जहां भागी फ्रिक्शन किसे कुछ पीछे ऐसे आ जाएगी, बोलो रुको। अगर मान लो आप आगे भाग रहे, फ्रिक्शन क्या करेगी, सरफेस आपको ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी, रुको पीछे की तरफ से, और फ्रिक्शन हम लोगों को मान चला पीछे से लगेगी। और बॉडी मोशन में कौन फ्रिक्शन लगेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, पहले बोल चुका बॉडी मोशन में। ठीक है, अब एफ के निकालना हम लोग को, एफ के किसके इक्वल होगी म्यू एन, म्यू की वैल्यू बता दीजिए 0.2, एन क्या आया 5g, 5 मतलब क्या होता है 50 से कर दो 10
न्यूटन। मतलब मालूम क्या चला, 10 न्यूटन से फ्रिक्शन पीछे की ओर तान रही है, 20 न्यूटन से आगे की तरफ एक फोर्स तान रही, बोला आगे बढ़ो भैया, देखो ये बोली 10 न्यूटन पीछे बढ़ो भैया, जीतेगा कौन, जो 20 न्यूटन बॉडी मोशन में। अब हम लोग अगर कोई बॉडी मोशन में हो रही है तो एक्सीलरेट तो करेगी, अगर फोर्स आया है तो एक्सीलरेशन जरूर आएगा, अगर फोर्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे एक्सीलरेशन तो जरूर आएगा ना। अब हम लोग लिख सकते हैं एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सीलरेशन किसके इक्वल होगा, एक्सीलरेशन इक्वल होगा नेट फोर्स बाय नेट मास। बता दीजिए 20 न्यूटन आगे 10 न्यूटन पीछे, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय मास कितना 5 kg, 10 बाय 5, एक्सीलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक बॉडी है रफ सरफेस पर रखी हुई है, ये सरफेस है रफ, क्या रफ, मतलब क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन। बॉडी का मास मान लो क्या है m। अब बताओ ये बॉडी जो है ना रिटार्ड कर रही है, द बॉडी इज रिटार्डिंग, फाइंड द टाइम after which body will be in rest। देखिए कोफिशिएंट होना चाहिए था, म्यू जो है ना इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं, क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। म्यू आपका गिवन है, कोफिशिएंट कितना म्यू है, ठीक है। ट्राई कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो बना लिया होगा, जो नहीं बनाया वो यहाँ पे ध्यान से देखें, जिन्होंने बनाया वो भी देख लें, ठीक है। देखिए बॉडी क्या है, मास है, एनर्जी नीचे एक्ट करेगी, ऊपर क्या एक्ट करेगी एन किसके इक्वल होगी एनर्जी। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, और इतना बता दिया बॉडी मोशन में रिटार्ड कर रही है। अगर बॉडी अगर यहाँ की तरफ भाग रही है, मान लो यहाँ पे भाग रही है, रिटार्ड कर रही है माइनस एक्सेलरेशन, तो पीछे से फोर्स आएगी, बोलो कि रुको, ये फोर्स का नाम क्या होगा, बॉडी मोशन में कौन फ्रिक्शन एक्ट करेगी, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये किसके इक्वल होगी म्यू एन, म्यू एन हम लोग लिखते हैं एफ के, हम लोग जानते हैं ये म्यू एन के इक्वल होती है, म्यू की वैल्यू म्यू है, एन की वैल्यू क्या है एम जी। अब देखो बोला है बॉडी रिटार्ड कर रही है, बॉडी का पहले हम लोग रिटार्डेशन निकाल लेते हैं। रिटार्डेशन क्या था, नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होगी नेट फोर्स। देखिए अब आगे की तरफ कोई फोर्स है नहीं, हम लोग को मालूम है बॉडी मूव कर रही है, मतलब आगे की तरफ कोई फोर्स है नहीं, फोर्स कहाँ पे है, यहाँ पर है। फोर्स का नाम क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब क्या होगी, नेट फोर्स में क्या आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब क्या होगी म्यू एम जी। काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी बोलती म्यू जी। अब देखिए मास क्या है एम, एम कैंसिल आउट, म्यू जी, मतलब ये बॉडी रिटार्ड कर रही है, इसमें क्या होगा नेगेटिव म्यू जी, क्योंकि बॉडी क्या है रिटार्डेशन में है। रिटार्डेशन क्या होती है नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन क्या होती है नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। बोला कितना टाइम बाद बॉडी रेस्ट पे आ गई। अबे वेलोसिटी गिवन है, भी वेलोसिटी भी गिवन है, मैं बोला भूल गया था, वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है। मान लो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं, हम लोग एक्सीलरेशन मालूम है, टाइम चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो बॉडी फाइनली एक जगह पे आके रेस्ट पे आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कब बॉडी रेस्ट पे आएगी, कितने टाइम में बॉडी रेस्ट पे आएगी, टाइम मतलब बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी पूछोगा क्या है v गिवन है, ठीक है। एक्सीलरेशन हम लोगों ने निकाला क्या आया, ठीक है, मैंने एक्सीलरेशन। अब देखो बॉडी यहाँ पे आएगा, रिटार्ड करिए बॉडी, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, मैंने पहले बोला, ठीक है। टाइम नेगेटिव, वेलोसिटी यहाँ पे आएगी माइनस हो जाएगी, माइनस ए टी, माइनस माइनस काट दीजिए, बचा क्या v। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है म्यू जी, म्यू जी टी। अब क्या होगा टी का वैल्यू क्या होगा v बाय म्यू जी, v बाय म्यू जी। नोट कीजिए इसको, अगर हो गया होगा तो आप अगले लेक्चर को हमारा फ्रिक्शन के जरूर देखें, उसमें हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन काइनेटिक फ्रिक्शन से अच्छे लेवल की होगी उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर ले और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। बाय बाय।